आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा आयोजित इस तिब्बत जन जागरूकता अभियान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच विगत 22 वर्षों से तिब्बत की आजादी और पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, लोगों में जन जागरण और चेतना पैदा कर रहा है, मानवता के पक्ष में अपनी बात को मजबूती के साथ सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच न केवल भारत में अपितु एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपना जगह बना चुका है, जिससे लाखों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं और रात दिन तन मन धन से इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। तिब्बत सहयोग मंच, भारत तिब्बत सहयोग मंच का यह दृढ़ विश्वास है कि अगर विश्व में शांति, समन्वय, सद्भाव और बंधुत्व की भावना बनी रहेगी तो मानवता बची रहेगी और संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास व उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की आजादी, पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के साथ ही साथ मानवता की रक्षा के लिए एक बृहद सामाजिक जन जागरण करना है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम समाज को आत्मनिर्भर भारत एवं उन्नत भारत अभियान के प्रति प्रेरित करने के साथ ही साथ लोगों को चीन की विस्तार तथा अमानवीय नीतियों से भी परिचित करवाएगा, ताकि चीन के कुकृत्यों को विश्व पटल पर भी उजागर किया जा सके। तिब्बत जन जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका अमूल्य सहयोग अपेक्षित है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पिछले हफ्तों में रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बख्शी जी ने अपने तिब्बत की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है विषय पर तथा संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के सलाहकार प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्रहोत्री जी ने तिब्बत वर्तमान स्थिति और भारत की भूमिका विषय पर अपने गहन विचार प्रस्तुत किए थे। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप भारत तिब्बत सहयोग मंच के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देखें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा योगदान तिब्बत जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। आज के परिसंवाद का शीर्षक है निर्वासित तिब्बतियों की दशा और दिशा, और इस महत्वपूर्ण शीर्षक पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री जिग्मे सुल्ट्रिम जी। आप भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के कोऑर्डिनेटर हैं। जिग्मे सर, आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन सर, और कृपया अपने विचार प्रस्तुत करें सर। धन्यवाद। इसके पहले मैं अपनी बातों को रखूं, मैं प्रोफेसर सचिन श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहूंगा कि कितने समय के लिए मैं बोल सकूंगा? आधा घंटा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं 30 मिनट तक का समय सोच करके मैं कहूंगा, ठीक है ना? जी जी जी, बिल्कुल। धन्यवाद। आज के भारत तिब्बत सहयोग मंच के इस वेबिनार में जो एक व्याख्यान माला आप लोगों ने प्रारंभ किया है, और ये एक ऐसा प्रयास है जो पूरे जनमानस तक जरूर पहुंचेगा, और कोविड के इस महामारी के दौर में यही एक हम लोगों के लिए माध्यम बहुत सुरक्षित रखा है या है हम लोगों के बीच में, जिससे हम लोगों तक पहुंचा जा सकता है। आज मुझे जो विषय दिया गया है कि निर्वासन में तिब्बत की दशा और दिशा, या तिब्बतियों की दशा और दिशा, और मुझे ये भी कहा गया है कि तिब्बत जन जागरूकता के अभियान के अंतर्गत जो भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद जो हो रहे हैं, तो उस संदर्भ में निर्वासित तिब्बतियों की दशा और दिशा को भी उस पर जो है हम लोग थोड़ा सा रोशनी डालें, प्रकाश डालें। तो आज के इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव जी, डॉक्टर DK शर्मा जी, रवि जी, आप सभी का मैं भारत तिब्बत समन्वय केंद्र कार्यालय की तरफ से आप सभी का मैं व्यवहारिक रूप से, औपचारिक रूप से आप सभी का मैं नमस्कार करता हूं, ताशी देलिक। इसके पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि ये भारत तिब्बत समन्वय केंद्र का जन्म कैसे हुआ है, क्योंकि तिब्बती लोग 1959 से लेकर भारत में पिछले 60 से अधिक वर्षों में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमारी अपेक्षाएं क्या है, हमारी इस परिस्थिति में पहुंचने के क्या कारण है,
मूल जो है हमें राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वंचित रखा गया था। हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे साथ वो सारे कांड हुए जो शायद ही किसी पुस्तक में लिखा जा सकता है। तो हम लोगों का जो है मूल उद्देश्य भारत में आने का केवल यही रहा कि हम लोग राजनीतिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वायत्तता उस ओर जो है हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, और उसी सोच को ध्यान में रखते हुए 70, 80, 90 के दशक में यहाँ दिल्ली में जो परम पावन दलाई लामा जी का कार्यालय है, ब्यूरो ऑफिस ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा करके लाजपत नगर में, इस कार्यालय में इंडिया डेस्क करके एक अनुभाग था। और यही अनुभाग यहाँ दिल्ली में इस कार्यालय के होने के या इस अनुभाग के होने के बाद इस तरह के विचार आए कि अब ये दिल्ली में रहने के बजाय जो निर्वासित तिब्बती प्रशासन का जो केंद्र है हिमाचल है, जहां हमारे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, तो यहाँ इसको आना चाहिए, इसको इस ऑफिस को वहां ले जाना चाहिए, स्थानांतरण होना चाहिए। तो 90 के दशक में, 90 के प्रारंभ में इस ऑफिस को फिर सूचना एवं प्रसारण जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग है उसके साथ उसको जोड़ दिया गया। लेकिन करीबन एक दशक बीतने के बाद फिर विचार आए, मंथन हुआ, चिंतन हुआ, तो लोगों ने कहा कि अरे ये दिल्ली भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली है और हम लोगों का जो है पूरा ध्यान उद्देश्य जो है वो राजनीतिक उद्देश्य है, तो इसलिए इसे तो दिल्ली में होना चाहिए। तो उस समय जो हमारी कार्यपालिका थी, एग्जीक्यूटिव था, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे प्रोफेसर सामदोंग रिम्पोछे जी। और प्रोफेसर सामदोंग रिम्पोछे जी 2 बार हमारे जो है निर्वासित तिब्बती संसद के सभापति रहे और उसके पहले करीब 40 से अधिक वर्ष के लिए उन्होंने सारनाथ स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान का उन्होंने निर्देशक के पद पे उन्होंने सेवा दी। और इस करके उन्होंने फिर 2002 के फरवरी 8 और 9 को दिल्ली से यहीं सटे हुए हरियाणा के रेवाड़ी, वहां 2 दिन का एक कार्यक्रम रखा जिसमें पूरे भारत के जो सो कॉल्ड इंडियन तिब्बत सपोर्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, सीनियर्स, जो सब लोग आए, करीब 250 की संख्या थी उसमें। तो सब आकर के फिर इसी मूल विषय पर चर्चा हुई कि अब क्या कारण है कि हम इसको जो है अधिक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों है कि दाएं हाथ क्या कर रहा है उसकी जानकारी बाएं हाथ को नहीं है। और अब हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे संगठन आ रहे हैं, अब इन संगठनों के बीच में समन्वय, तालमेल होने की भी आवश्यकता है, क्योंकि मूल उद्देश्य हमारा जो है भारत की सुरक्षा तभी संभावित है जब तिब्बत की आजादी होगी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति होगी। और ऐसे ऐसे मुद्दों पर जब बात हुआ तब जाके प्रोफेसर रिम्पोछे जी ने एक सुझाव भी दिया। जिस तरह हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, हालांकि आपने खड़ाऊ पहना हो, मैंने बाटा पहना हो, हवाई चप्पल, और रवि जी ने एडिडास पहना हो, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते समय ये सारे कुछ हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो आपके संगठन के, आपके सोसाइटी के, ऑर्गेनाइजेशन के, संस्था के जितने भी आपकी विचारधारा है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मूल उद्देश्य की जब प्राप्ति के हम लोग सब साथ में बढ़ते हैं तो हम लोगों को एक सिंगल पॉइंटेड डायरेक्शन की तरफ जाना होगा करके उन्होंने ये सुझाव दिया था, जिस पर सभी ने हामी भरी। और तब जाके भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, इस कार्यालय का जन्म जो है दिल्ली में 2002 से संभावित हुआ। और आपको मालूम है, जैसे आप खुद डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, भारत तिब्बत सहयोग मंच, और इसी भारत तिब्बत सहयोग मंच का जन्म जो है 1999 में हुआ था। जी। और 1999 के पहले अगर हम देखेंगे 70 और 80 और 90 के दशक में भारत तिब्बत मैत्री संघ थी जी। ये भारत तिब्बत मैत्री संघ मूल रूप से समाजवादी विचारधारा से
जुड़े हुए हैं, पृष्ठभूमि वहीं से आती है जी। क्योंकि जयप्रकाश नारायण एक समाजवादी विचारधारा के बहुत बड़े नेता रहे हैं। और यहाँ ये जानने की भी जरूरत है इस माध्यम से, आज इस परिसंवाद के माध्यम से, जब परम पावन दलाई लामा जी 1956 में 1956 में जब भारत में करीब 6 से 7 महीने के लिए यात्रा आए थे, तो उस समय चीन को यह संदेह उत्पन्न हुआ कि ऐसा क्या है कि महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया परम पावन दलाई लामा जी को बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर को लेकर उनको जो है यहाँ भारत में जो है आमंत्रित कर रहे हैं। और उनको लगा कि ये तो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया एक ऐसी छोटी मोटी संगठन है, संस्था है, और कहाँ परम पावन दलाई लामा जी का कद है, तो ये समतुल्य नहीं है करके उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया। लेकिन कहा यह जाता है, और रही भी है वास्तविकता, कि नेहरू जी की उसके पीछे उन्हीं का ही एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी था। और उन्होंने जैसे उनको पता चला कि चीन की सरकार ने, कम्युनिस्ट सरकार ने, जब उन्होंने इस प्रस्ताव का, इस इनविटेशन को उन्होंने खारिज किया, तो पर नेहरू जी ने आगे बढ़ करके परम पावन जी को राष्ट्रीय सम्मान, स्टेट गेस्ट का दर्जा दे करके पुनः वो जो है उनको जो है आमंत्रण पत्र सौंपा गया। तब चाओ एन लाई के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि अब तो सरकार खुद सामने आकर के परम पावन दलाई लामा जी को न्योता दे रही है, निमंत्रण दे रही है। तो फिर चाओ एन लाई को चलो लगा कि अब इसको जो है नकारना ठीक नहीं रहेगा, तो फिर उन्होंने जो है परम पावन जी को भारत जाने की अनुमति दी। लेकिन विडंबना यह है कि परम पावन जी का जो इंटोरेज था, उनका जो प्रतिनिधि मंडल था जिसमें पेंशन लामा भी थे, चाओ एन लाई भी साथ में आए, जबकि वो उस समय आमंत्रण में नहीं थे। लेकिन क्योंकि चाओ एन लाई को संदेह था कि पूरा दाल क्या पक रहा है, किस तरह से पक रहा है, तो जब वो वहां पहुंचे तो फिर उनके वहां 1-2 दिन बिताने के बाद फिर वो वापस चले गए। फिर दूसरी बार कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा था, तो यहाँ आपको नमस्कार करते चलूं करके फिर वो भारत एक बार उतरे। दूसरी बार कहा कि अफगानिस्तान जा रहा हूं करके। 2-3 बार वो 6 से 7 महीने के इस दौरान वो लोग चाओ एन लाई यहाँ भारत में रुके। लेकिन उनका संदेह शुरू से अंत तक वही था कि इसके पीछे शायद कुछ वजह जरूर होगी करके। लेकिन उस बीच में जो सिक्किम का पॉलिटिकल ऑफिसर था, क्योंकि सिक्किम पूरी तरह से भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन के अंदर भी नहीं था, और वो सिक्किम अलग से पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी नहीं था। तो ऐसे परिस्थिति में जो सिक्किम में भारत सरकार का जो पॉलिटिकल ऑफिसर था, आबा पंत करके, और आबा पंत और अच्युत पटवर्धन, ये भारत के ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी स्ट्रेटेजिक, इनका जो एक प्रैक्टिस है, इनका अनुभव रहा है, बहुत ही दूरगामी उनकी कूटनीति रही है। और हाँ, यहाँ देखिए उन्होंने बोध गया में किसान के वेश में जो है जयप्रकाश जी का परम पावन जी के साथ उनका वहां बैठक करा दिया जबकि चाओ एन लाई इन लोगों को पता ही नहीं चला। तो जब परम पावन जी अगले 5 से 6 महीने में भारत में आपके पंजाब के बाखरा नंगल डैम से लेकर के उत्तर के और दक्षिण के, अभी जो आज यहाँ आपके आंध्र प्रदेश में ये नागार्जुना सागर कोंडा है, वहां तक उन्होंने पूरा भ्रमण किया, देखा सब कुछ। और विशेषकर जब उस समय मैसूरू राज्य के जो चीफ मिनिस्टर थे श्री एस निजलिंगप्पा, उन्होंने परम पावन जी के सम्मान में एक रात्रि भोज का वहां एक कार्यक्रम रखा, जहां माननीय मुख्यमंत्री मैसूरू राज्य, क्योंकि कर्नाटक राज्य नहीं था उस समय, मैसूरू राज्य था, तो मैसूरू राज्य के चीफ मिनिस्टर बैठे थे। उनके दाहिने तरफ उनका अनुवादक और परम पावन दलाई लामा जी, और परम पावन दलाई लामा जी के बगल में पेंशन लामा जी, लेकिन निजलिंगप्पा जी के बाएं की तरफ चाओ एन लाई और चाओ एन लाई का अनुवादक। और जब रात्रि भोज का कार्यक्रम चल रहा था, उस बीच में निजलिंगप्पा ने कहा कि योर होलीनेस, वी आर टोटली विद द इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत।
अब ये अनुवादक जो चौ एन लाई का था, उसको अनुवाद करते करते समय लग गया। नहीं तो विडंबना ये हो गई थी कि कहाँ चौ एन लाई की उपस्थिति में, कहाँ निजलिंगप्पा जी ने परम पावन जी को तिब्बत के पूर्ण स्वतंत्रता का पूरा समर्थन वहीं पे कर दिया था। तो ये एक ऐसा स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऐसा स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इसलिए ये एक बात डॉक्यूमेंटेशन के लिए समझने की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैंने ये विषय रखा। और अब तब 1959 में, इसके पहले जब पंडित नेहरू जी से जब आप परम पावन दलाई लामा जी वापस तिब्बत लौटने वाले थे, तो उसी समय परम पावन दलाई लामा जी ने पंडित नेहरू जी से समय लिया, उनसे सुझाव लिया, कहा कि मेरे लोग चाहते हैं, क्योंकि मैं भारत में हूं, मैं ज्यादा सुरक्षित हूं इस समय, इसलिए वापस ना लौटे तिब्बत, क्योंकि तिब्बत की स्थिति बहुत ही उस समय दयनीय बन गई थी, बहुत ही संवेदनशील बन गया था। तो पंडित नेहरू जी से कहा कि आप क्या सुझाव देते हैं इस समय। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, आपने अपने लोगों से ये नहीं कहा कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, इसलिए आप वापस जाइए, और यदि आपकी स्थिति जो है सुरक्षा की दृष्टि से यदि बहुत ही चिंता का विषय बनता है, तो भारत 2 कदम आगे आपके बचाव के लिए आएगा करके इस आश्वासन पर परम पावन दलाई लामा जी वापस तिब्बत 1956 में चले गए। लेकिन विडंबना यहां देखने वाली यही है कि चौ एन लाई भी उस समय आए हुए थे। तो चौ एन लाई से अलग एक मुलाकात के दौरान, जबकि ये डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, ये परम पावन जी ने हम लोगों से अलग से बात कही है, क्योंकि ऐसा सिविल सर्वेंट तिब्बती प्रशासन के उस दायरे में आने के बाद, जब आप 10 से 15 से 20 साल के ऊपर जब आप सर्विस में रहते हैं, तो परम पावन जी सालाना या 2 या 3 साल में हमारे जैसे जो सर्विस में रहे हैं अपने तिब्बती प्रशासन के लिए, जिसके आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके हैं, जैसे आप मेरे देख रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसे घटना का विवरण देते हैं जो इस समय लिखित में नहीं है। तो ये एक ऐसा परिसंवाद है जहां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो पंडित जी ने चौ एन लाई को वो सारी बात बता दी जो परम पावन जी ने नेहरू जी से सलाह मशवरा किया था। तब शुरू से उनका जो संदेह था, वो संदेह जो है हकीकत में बदला। अच्छा, तो ये दाल पक रहा है करके। इसीलिए वापस तिब्बत जाने के बाद तिब्बत की स्थिति और बद से बदतर बनती गई, और अंततः जो है क्या हुआ आप सभी जानते हैं। इसीलिए तिब्बती लोग जब 1959 में परम पावन जी के नेतृत्व में जब भारत पहुंचे, 80,000 की संख्या हम लोग ऑफिशियली बोलते हैं, तो हमारे लिए 2 चीज जो है समझ में आता था, और वो है सर के ऊपर जो आसमान है और पांव के नीचे जमीन, वही चीज थी। तो और मैं हमेशा कहता आया हूं, जैसे मेरे परिवार के, मेरे दादा के, मेरे नाना के, उनका जो यात्रा रहा, वो तो 1952 सन 1952 से ही वहां से भागना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो तिब्बत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से था, और पूर्वोत्तर क्षेत्र से जब वो भागने शुरू किए तो उनको करीब 4 से 5 साल लगा लद्दाख तक पहुंचने में। तो 93 सदस्यों का ये जो इनका गुट था, इनका जो दल था, लद्दाख पहुंचते पहुंचते 26 हो गए थे, और बाकी बचे लोग 4 से ये 5 साल के इस यात्रा में सब जो है राम नाम सत्य हो गए थे वो लोग। तो ऐसे ऐसी कहानियां बहुत हैं, लेकिन तिब्बतियों के मन में यही था कि ऐसे संकट के काल में हमारा गुरु ही हमें बचा सकता है, और उनके लिए गुरु था आर्यव्रत भारत करके। इसीलिए हमारे जो पूजा के जो शास्त्र होते हैं, बौद्ध शास्त्र होते हैं, आप जैसे अपने हनुमान चालीसा का मंत्र आप लोग जापते हैं, कोई और पाठ पढ़ते हैं, आपने कहीं नहीं देखा हुआ कि किसी दूसरे देश का जो है वहां नाम वर्णित करते हुए, उच्चारण करते हुए फिर आप मूल मंत्र को आप जपते हैं। लेकिन हमारे तिब्बती भोट भाषा में जो भी ऐसे शास्त्र है, ऐसे पाठ है, जब उसका वर्णन किया जाता है, उसका पाठ किया जाता है,
तो उसके प्रारंभ में ज्ञागर के थ्रू करके, मतलब आर्यव्रत भारतीय भाषा में उसका ट्रांसलेशन यही है। तो वही एक सोच था, मानसिकता था, जिसको लेकर हम लोग यहाँ पे भारत पहुंचे। और अब देखिए संयोगवश 1959 30-31 मार्च को जब परम पावन दलाई लामा जी अपने दल के साथ, उस समय जो नेफा कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ एजेंसी करके, जो आज अरुणाचल है, वहां पहुंचने के बाद फिर उन्होंने संदेश भेजा भारत सरकार को कि अब हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो हमें आप यहाँ पे शरण देने की अनुमति प्रदान करें। और उसी समय जब परम पावन दलाई लामा जी के उन्होंने जब भारतीय प्रतिनिधि, और उसमें जो है अवनिंदर सिंह जी और ये आसाम राइफल के जो 7 जवान जो समय उनको वहां पे रिसीव करने आए थे, तब उनका व्यक्तिगत अनुभव परम पावन जी ये कहते हैं कि अब उनको लगा कि मैं अब भय से मुक्त हुआ हूं, जबकि वो शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर थे। उनको डायसेंट्री हुआ था, बुखार भी थी उस समय, हालात बहुत कमजोर थे। 17 मार्च से निकले हुए थे, 31 मार्च को यहाँ भारत और तिब्बत के सीमा नेफा पे पहुंचे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारतीय प्रतिनिधि वहां पे उनके स्वागत के लिए आए हुए थे बुमला में, तब जाके उनको लगा कि वो भय से मुक्त हुए हैं। और यही मार्च में जब ये घटना हुआ, और उसी मार्च के 1 महीने के बाद कोलकाता में स्वर वहां से गूंजा, चाइना हैंड्स ऑफ तिब्बत करके, और इसका नेतृत्व कर रहा था जयप्रकाश नारायण जी। और जयप्रकाश नारायण के बाद फिर राम मनोहर लोहिया, MC छागला, मधु लिमे, और आपके जॉर्ज फर्नांडिस, मोहन सिंह जी, रवि राय, ये सारे कुछ आए। तो इन लोगों की विचारधारा से जुड़े हुए जो भारत तिब्बत मैत्री संघ है, ये उस समय बहुत ही सक्रिय रूप से तिब्बत को लेकर काम कर रहा था। अब आज आप देखेंगे भारत तिब्बत मैत्री संघ के साथ, उसके साथ ऐसे और भी गांधीवादी विचारधारा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय भारत तिब्बत सहयोग समिति है, जो मेरठ में है मूल रूप से। उसी तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार को लेकर के जो नेशनल कैंपेन फॉर फ्री तिब्बत है, वो मूल रूप से महाराष्ट्र और वर्धा में है। और उसी तरह से हिमालयन परिवार है, हिमालयन एक्शन फॉर कमिटी ऑन फ्री तिब्बत करके है, जो हिमालय क्षेत्र के हैं, पूरे लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक। तो मूल रूप से 18-19 ऐसे बड़े बड़े संगठन हैं आज के समय, जो पूरे भारतवर्ष में तिब्बत के विषय को लेकर अपने अपने क्षमता के अनुसार वो लोग कुछ कर रहे हैं। अब हमारे तिब्बती लोगों की दशा उस समय क्या थी, हम मूल उस विषय पर अगर हम वापस जाते हैं, तो हमारी सोच उस समय यही थी कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अन्य देशों का समर्थन और उनका सहायता हमको लिए चाहिए, लेकिन मूल यदि हमें कहीं से राजनीतिक उत्थान होना है, तो ये केवल और केवल भारत से ही संभव है जी। पंडित नेहरू जी ने जब परम पावन जी को ऑफिशियली 1959 के 24 अप्रैल में बिरला भवन मसूरी में जब उनसे मिला, तो पंडित नेहरू, क्योंकि वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन कहा जाते हैं, माना जाता है, तो उन्होंने परम पावन जी से कहा कि योर होलीनेस, वी वांट टू मेक 2 थिंग्स वेरी क्लियर। कहा कि पहला यह है कि आपको पूरे सम्मान के साथ भारत सरकार आपको एक अतिथि के रूप में आपका यहाँ पे स्वागत करती है, लेकिन दूसरी बात यह है कि सो कॉल्ड टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, यह भारत सरकार के लिए मान्य नहीं होगा। लेकिन आप यदि अपने राजनीतिक संघर्ष को जीवित रखना चाहते हैं, तो इसकी संभावना, और ये संभव तभी होगा जब आप जो है मूल रूप से अपने युवा को, अपने आने वाले जो जेनरेशन है, पीढ़ी है, इनको अगर आप शिक्षित बनाएंगे तब। तो इसीलिए शिक्षा के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगा करके उन्होंने ये बात रखी। तो नेहरू जी ने कहा कि आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ भारतीय स्कूलों में भेजिए करके।
तब आप देखिएगा हिज होलीनेस का जो एक लॉन्ग साइड विजन जो है, उनकी दूरदर्शिता जो है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे, आपसे अनुरोध करेंगे कि तिब्बती बच्चों के लिए एक अलग से आपके जो है मानव संसाधन मंत्रालय के हो या शिक्षा विभाग हो, उसके अंतर्गत एक अलग से टिबेटन स्कूल्स करके, तिब्बती स्कूल करके अलग से व्यवस्था में सहायता करें, जिसमें मूल जो है हम अपनी तिब्बती भाषा संस्कृति उसको हम लोग अध्ययन कर सके, और साथ ही साथ भारतीय जो संस्कृति है, भाषा है, उसके हम अध्ययन कर सके। आज यही बात जब मैं इस बात को रखता हूं कॉलेज में, इस तरह के परिसंवाद में, या तो मैं कहता हूं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये सब हम वही तो सीखे हैं हमारे उस स्कूल में। जो मेरा हिंदी का टीचर था मिस सिंह करके, फिर उसके बाद डॉक्टर उपाध्याय था, उन्होंने हमको कैसे कैसे सिखाई थी हिंदी। लेकिन साथ में आप देखिएगा जो तिब्बती मूल भाषा का अध्ययन जो हमने किया था, ये हमारे उस समय की सोच थी कि अगर हम इस संघर्ष को अगले 50, 100, 200 वर्ष तक भारत में रहते हैं, तो हमें ये निश्चिंत करना होगा कि हम अपनी पहचान को बरकरार रख सके। आप यहाँ हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में रहते हैं, वहां की व्यवस्था को आप समझते हैं। मैं 2017 से 2019 के बीच में करीब 1.5 साल के लिए यहाँ दक्षिण भारत में कर्नाटक में मुंडकोट में ऐसा सेटलमेंट ऑफिसर वहां पे काम किया। अब आप वहां देखिए वहां किस तरह से पूरे नालंदा भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को यहाँ पुनर् जो है यहाँ पे व्यवस्थित करके रखा है। और यही बात जब हम यहाँ भारत में पहुंचे उस समय 1959 में, मैं दोबारा वहीं वापस लौटना चाहूंगा, तो पंडित नेहरू ने उस समय के चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखा कि परम पावन दलाई लामा जी तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु नेता यहाँ अपने 80,000 लोगों के साथ आए हुए हैं। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन करता हूं कि आपके यहाँ यदि कोई व्यवस्था हो उनके पुनर्उत्थान के लिए, पुनर्निर्वास के लिए, तो आप लोग आगे बढ़ करके हमें जो है आप संपर्क करें करके। तो उसी समय जितने भी उस समय के राज्य थे भारत के, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर वाज द फर्स्ट वन टू कम फॉरवर्ड, और उन्होंने 25,000 एकड़ जो है जमीन, आज सो कोल हम लोग जब कर्नाटका बोलते हैं, पहला स्वर्ण मंदिर कहाँ है सबको मालूम है, अमृतसर में। कौन बनेगा करोड़पति का जो दूसरा प्रकरण आया, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि दूसरा स्वर्ण मंदिर कहाँ है। ऑप्शन 4 थे, तो दूसरा कुर्ग में है जो अभी इस समय बैलाकुपी में है। अब आप देखिएगा वहां पे इस समय 25 से 35,000 की हमारी तिब्बती जनसंख्या वहां है। करीब 15,000 भिक्षु भिक्षुनियां वहां पे अध्ययन करते हैं 25 से 30, 40 साल के लिए वहां पे, वहां से गेशे करके, जो इसको डॉक्टरेट डिग्री कहा जाता है। अब ये परिस्थिति आज के समय देखा जाए तो 11 राज्यों में हमारे 46 सेटलमेंट है केवल भारत में। लेकिन चिंता का एक विषय यह भी है कि जब हम 2009 का जो जनसंख्या की गणना हम देखते हैं, तो 1,25,000 की संख्या तिब्बत के बाहर हम लोग कहते हैं, जिसमें से 90 से लेकर 95% भारत में है। लेकिन आज 2022 में अगर हम देखेंगे तो उसका लगभग 45% आज कहीं यूरोप में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, और उस तरह से ऑस्ट्रेलिया में है, इस तरह से है। तो अब आगे जाकर के हमारा दिशा और दशा क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मूल रूप से केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का उद्देश्य इस कार्यालय के माध्यम से यही है कि तिब्बत में जो वास्तविकता इस समय जो घट रहा है, उसको हम लोग दिन प्रतिदिन उस चीज को समझे, उसका जो है शिक्षण करे, अनुसंधान करे, और इस चीज को जो है दूसरी बात भारतीय समाज में, भारतीय जनमानस में इस विषय को रखें। हाल के दिनों में जो 90,000 फीट का इतने बड़ा जो है बुद्ध प्रतिमा को वहां पे उन्होंने ध्वस्त कर दिया, जी। और इतने सारे वहां पे जो आप जो धर्मशाला के मंदिरों में वो सब देखते हैं जो प्रेयर व्हील जिसको हम कहते हैं, वो सब वहां पे 45 बड़े बड़े ऐसे थे
ये सारे ध्वस्त कर दिए हैं। और अभी एक तरफ वहां विंटर ओलंपिक सो कॉल्ड चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ 2020 के जनवरी में जब उसी वुहान शहर में जो वायरोलॉजी सेंटर है और उसी वायरोलॉजी सेंटर में जो प्रोफेसर जो था टेंग चिंग ली करके जो वायरोलॉजिस्ट था, ये खुद आकर के बाहर कहा कि जिस वायरस के ऊपर अभी हम लोग ये शोध कर रहे हैं ये आगे जाकर बहुत घातक होगा मानव जाति के लिए। जब कहा तो अगले एक हफ्ते में वो गायब हो गया जी। उनके गायब होने की सूचना किसी और ने नहीं दी, खुद उनके धर्मपत्नी ने आकर के कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि मेरे पति कहाँ गए हैं, उनका कोई फोन नहीं, कोई सूचना नहीं। और उन्होंने कहा कि अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है ये सारा का सारा जो है काम जो है इसका षड्यंत्र जो है ये आपके कम्युनिस्ट सरकार कर रहे हैं ये लोग। उनके धर्मपत्नी के बयान के बाद उनके साथ भी वही एक सप्ताह के अंदर वो भी गायब हो गई। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी जहां पहुंच है नहीं, हम तो एक तरफ से किन्नर की तरह बैठे हैं, तो वहां आप तिब्बत में तिब्बती लोगों के साथ क्या नहीं हो रहा होगा। लेकिन अभी जैसे पूरे विश्व के बड़े बड़े देशों ने जो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया और जहां भारत ने भी स्वर उसी स्वर में मिलाते हुए जब आगे उन्होंने कदम बढ़ाया। अब आप देखिए गलवान घाटी में 2020 के जून की घटना जो हुई थी उसमें से जो चाइनीज रेजिमेंट का एक कमांडर था, उसी कमांडर को हाथ में उन्होंने वो क्या कहते हैं उसको मशाल उनको थमाया। क्या कर रहे हैं लोग। अब ये पब्लिक, डॉक्टर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर शर्मा जी, रवि जी, केवल ये विषय और ये जानकारी हमारे तक सीमित रहने से काम नहीं चलने वाला जी जी। अब ये अगला जो वहां ड्राइवर है, रिक्शा वाला है, जो आम पब्लिक है, वहां तक इस चीज को लेकर जाना चाहिए। तब जाके हमारा जो सो कॉल्ड हम लोग अभी जो सांस्कृतिक मंच है और ये जो आपका जो है अभियान जो आप चला रहे हैं अलग अलग जी। हाँ जी जन जागरूकता अभियान, हाँ जन जागरूकता जो चला रहे हैं, फिर जो है और अपने जो है यहाँ जन जागरूकता के साथ जो अपने घरेलू प्रोडक्ट जो है उसको भी आप जो इतना जोर दे रहे हैं। क्योंकि मैं अभी हाल ही में इधर आपके जो है 6 जून को मैं कालिम्पोंग में था, 6 फरवरी को कालिम्पोंग में था, 7 को यहाँ गुवाहाटी में था, 9 को बालीपारा में था। जो श्री नरेंद्र दास करके असम राइफल्स रेजिमेंट का वो अभी अंतिम व्यक्ति वही था जो अभी हाल के दिनों में 28 दिसंबर 2021 में 96 वर्ष में उनका देहांत हुआ है जी। अब वहां उनके गांव में जो तेजपुर और इधर आपका जो है गुवाहाटी के बगल में उनका घर है, और उसको अभी हम लोग एक पूरा स्तूपा बना करके लोगों का ध्यान वहां जाए। और हमेशा यही कहते हैं, आप देखिए टीवी में भी न्यूज में इंडिया चाइना बॉर्डर बोलते हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर कहाँ है जी, तो तिब्बत का बॉर्डर है जी। तो ये मूल रूप से इस तरह के बातों को रखने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं पहला पॉइंट हम लोगों का यही होगा और मैं यही समझता हूं कि जितना संभव हो जो हमारे तिब्बती लोग जो यहाँ भारत में आए हैं उसकी मानसिकता क्या है, आज की दिशा, आज के समय में अगर वो आप समझते हैं तो फिर वो दिशा आपको स्पष्ट हो जाएगी। और दशा जो है पहले क्या थी आज क्या है आप खुद देख सकते हैं। हमारे यहाँ भारत में 249 हमारे पूरे भारत में स्वेटर भेजने वाले संगठन है, जिसका सेंट्रल जो है एसोसिएशन लुधियाना में है। वहां के लाला खुद बोलते हैं कि भाई हमारा इनके साथ कोई 2-3 साल का नहीं है, 40-50 साल का संबंध है। अपने भाई को भी इतना विश्वास नहीं कर सकते जितना इनको करते हैं। 10-10, 5-5 लाख का तो ऐसे ही वो लोग उधार में दे रहे हैं बेचारे। तो ऐसा एक संबंध बना हुआ है। लेकिन क्या अब आने वाली जो तिब्बती जो पीढ़ी है जो भारत में रह रहे हैं, क्या वो इसको आगे कितना ले जाएंगे, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय केवल तिब्बती युवा तक, तिब्बती आने वाले पीढ़ियों तक सीमित है क्या? नहीं है। ये हमारे साथ जो संगठन है, हमारे पड़ोसी है, हमारे दाएं बाएं के लोग हैं,
इन सब लोगों से हम लोगों का जो है संबंध पूरे का पूरा जो है एक अलौकिक दृष्टि से या लौकिक दृष्टि से मिला हुआ है। तो इसीलिए मैं ये समझता हूं आज के इस परिवेश में, क्योंकि मैं अब 30 मिनट से ज्यादा कुछ बोल गया हूं, क्षमा कीजिएगा। नहीं सर। तो मेरा ये समझना है कि आज तिब्बती लोग शिक्षा की दृष्टि से, हाँ, पुनर्निर्वास की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और अपने आर्थिक दृष्टि से इस समय स्वावलंबन है। अब ये स्वावलंबन जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव दिशा की तरफ जाने की आवश्यकता है। और ये पॉजिटिव एक सकारात्मक दिशा की तरफ जाने में संभव हम तब होंगे जब हम अपने जड़ों से जुड़े रहेंगे। और जब तक हम अपने जड़ों से नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर वो वेस्टर्न कल्चर का जो इम्पैक्ट है वो उसी भाव में हम लोग खो जाने के, बह जाने के भी बहुत खतरा है। तो यही मेरा एक प्रेजेंटेशन था। मुझे मालूम नहीं मैं कितने ठीक ढंग से आज के इस विषय को रख पाया कि नहीं। मैं वैसे जाता तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, पब्लिक में, सड़क में, हर जगह कुछ कुछ बोलते रहता हूँ। तो कभी भाषा में जो है मिक्सअप हो जाता है। और दिल्ली में रह करके हिंदी का उतना बोलचाल जो है बहुत कम हो गया, क्योंकि यहाँ दिल्ली एक ऐसा जगह है, मुझे कभी लगता है, क्योंकि मैं बनारस में 9 साल रहा हूँ, दिल्ली में अगर आप होटल वालों से हिंदी में आप संवाद करेंगे वो अंग्रेजी में उल्टा करता है। ये कभी समझ में नहीं आता कि कहाँ आ गया हूँ। अब बंगाल में जाएंगे, बंगाली बोलेंगे, वो तो बंगाली में बोलता है, लेकिन यहाँ किसी भाई से बोलेंगे सर ये कितने का है, यस दिस इज दिस मच रुपीज, ऐसा बोलते हैं। तो ये एक इंग्लिश जो हम बोलते हैं यहाँ पे, ये यहाँ दिल्ली का कल्चर हो गया है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने विचार या अपने जो सोच है, आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है, यहाँ तक रखूंगा। और मे बी आप लोगों का कुछ और कुछ सप्लीमेंट्री कुछ हो तो मैं उसके लिए जवाब दूंगा। अच्छा है सर, आपकी इजाजत हो तो सर। डॉक्टर डी.के. शर्मा, एक मेरी आकांक्षा है, जैसे आपने अपने उद्बोधन में बताया था कि जब दलाई लामा, नेहरू जी और दलाई लामा जी के बीच जो बातचीत हुई थी, तो नेहरू जी ने गुरुजी दलाई लामा जी को कहा था कि आप अपने युवाओं को शिक्षित करेंगे तभी तिब्बतों की स्थिति में सुधार हो पाएगा। तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी तिब्बती भाषा और संस्कृति में ही अपने युवा पीढ़ी को या बच्चों को सिखाना चाहते हैं। अगर तिब्बती भाषा संस्कृति के स्कूल होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जो पहली परिस्थितियों में शायद इतने स्कूल वगैरह नहीं रहे हों, लेकिन आजकल की परिस्थितियों में जैसे काफ़ी सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें तिब्बत स्टडी सेंटर हैं। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी एक सेंटर है, और हमारे कुलपति जी प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी भी इसको उन्नत करने में लगे हुए हैं। तो सर आपका क्या मानना है, आज की स्थिति में जितनी तिब्बती स्टडी सेंटर चल रहे हैं या इस तरह के जितने केंद्र चल रहे हैं, उससे तिब्बतियों को क्या लाभ होगा या इसमें क्या सुधार किए जाएं कि जिससे कि अधिक से अधिक तिब्बती युवाओं को फायदा मिल सके? जी सर। जी धन्यवाद। पहले तो मुझे लगता है आपका जो प्रश्न है, आपकी जो जिज्ञासा है वो प्रासंगिक है। और इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि अभी 2004 से लेकर के एक शिक्षा नीति करके हमने यहाँ तय किया है। तो हर वो तिब्बती बालक, बालिका, बच्चा जो भी है, तो उसके लिए सर्वमान्य है, कॉम्प्लीमेंट्री बना, उनको जो है कंपलसरी बना दिया है कि वो शिक्षा का जो है मूल जो पृष्ठभूमि है, बेसिक एजुकेशन जो है BEP करके, ये पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो तिब्बती स्कूलों में जाएंगे और तिब्बती स्कूलों में जा करके 5वीं तक वो अपने ही भाषा के माध्यम से सब कुछ सीखेंगे। और उसके बाद जो है फिर वो अंग्रेजी, हिंदी जो भी है वो सीखेंगे। अब देखिए, आप कर्नाटक में अभी एक नया रूल आया है कि जो भी यहाँ स्कूल्स है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कन्नड़ भाषा सीखना ही सीखना है। तो उसमें एक अनिवार्यता बना दिया है
तो यहाँ तिब्बती लोगों के लिए, तिब्बती खास करके बच्चों के लिए एक इस प्रक्रिया से जब आप गुजरेंगे, और फिर अब जो जितने स्कूल्स हैं 40 से 45 जो हमारे स्कूल्स इंडिया में है, भारत में है, उसके ऊपर जो हमारे यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन, फिर जो हमारे भारतीय इंस्टीट्यूशन से, जैसे आपने उदाहरण दिया है हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो अभी एक फैकल्टी संकाय जो बना है, खुला है, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, लद्दाख में भी है, रांची में भी है। तो ये यूनिवर्सिटीज जो है उन तिब्बती बच्चों के लिए और एक ज्यादा आकर्षण होगा अपने तिब्बत से जुड़े हुए उन विषयों को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए, और न केवल तिब्बती के लिए बल्कि उन भारतीय शोधकर्ताओं के लिए भी एक ऐसा मंच होगा, एक ऐसा व्यवस्था होगा जबकि जो उनको जो है तिब्बत का मूल संबंध, सांस्कृतिक आध्यात्मिक तिब्बत भारत के साथ क्या जुड़ा हुआ, कैसे जुड़ा हुआ, इस चीज को समझने के लिए। तो प्रश्न भी था सर, ये था कि जो चीन की विस्तारवादी नीति है, तो सिर्फ भारत के लिए ही जरूर वो इम्पोर्टेंट है तिब्बत की आज़ादी, या फिर चीन की विस्तारवादी नीति से क्या पूरे दुनिया को खतरा नहीं है, या पूरी दुनिया को खतरा है तो पूरी दुनिया तिब्बत के साथ खड़ी क्यों नहीं हो रही है? आखिर सिर्फ तिब्बत की आज़ादी की बात तो नहीं है ये अगर तिब्बत की आज़ादी की बात है तो समझ लीजिए पूरा विश्व खतरे में है। अगर जब तक तिब्बत आज़ाद नहीं होगा तो इसके मतलब पूरा विश्व खतरे में है। अगर एक देश आज़ाद नहीं हो रहा है तो उसकी विस्तारवादी नीति तो दूसरे को भी निगल लेगी। तो क्या सिर्फ भारत के लिए ही तिब्बत की आज़ादी महत्वपूर्ण है या पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है? जी धन्यवाद रवि जी। ये पूरे विश्व के लिए, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। लेकिन समझना ये होगा कि आपका जो पड़ोसी होगा उसको पहले ज्यादा चिंता रहता है। अभी ब्रह्मपुत्र जो है नदी, वो तिब्बत से उद्गम होता है, जहां उसको त्सांगपो कहा जाता है, और जहां ये अरुणाचल में गेलिंग से ये जो मुड़ता है, वहां से वो त्सांगपो जो है वो सियांग बन जाता है, और सियांग से बहते 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 अरुणाचल के धुबरी तक जब ये पहुंचता है, फिर वहां से वो धुबरी करके इधर आपके आसाम में प्रवेश होता है, तब जाके ब्रह्मपुत्र होता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र में जो वहां पे चाइना के द्वारा निर्मित जो बांध बन रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो वहां बना रहे हैं, पानी का बहाव कम कर रहा है, और यहाँ जो निचले तबके के जो लोग हैं जिनकी जीविका जो है उस नदी के ऊपर है, हाँ, उस जलवायु के ऊपर है, उनको कितना नुकसान होगा। अब ऐसे समय में जब वहां पे जलाशय जो वहां से फटते हैं, तो वहां अचानक एकाएक जो है पूरा बांध खोल देते हैं, और उसके कारण जो है निचले तबके के लोग हैं उनको फिर इस तरह से जो है अप्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर्स जो है वहां के उससे उनको निपटना होता है। लेकिन अब ये विषय नागपुर वालों के लिए, ये विषय जो है इधर गुजरात के लोगों के लिए उतना प्रासंगिक नहीं होगा एक तरफ से, क्योंकि वो नदी वहां से बहुत दूर है। लेकिन आसाम के लोगों को, अरुणाचल के लोगों को, तेजपुर के लोगों को, ये अभी आप देखिए हाल के दिनों में कितने आवाज लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ गुजरात के लोगों के लिए ये विषय कुछ दूसरा है। इसीलिए पूरे विश्व के लिए तिब्बत का जो इशू है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो सब अपने अपने संगठन, अपने अपने जो है भूमिका में कर रहा है। 2020 से चाइना का जो एक पूरा इनका जो एक पहनावा जो था, वो पहनावा जो है वो जो है उनके चेहरे से वो उतर गया है, क्योंकि ये कोविड पेंडेमिक के दौरान चाइना का जो सच जो दुनिया के सामने आया है, इसीलिए वो विंटर ओलंपिक में उन्होंने ये सब कुछ उन्होंने महसूस किया है। और उसी के साथ अब आप भारत का बात कर रहे हैं, अब आप ताइवान को लीजिए, यूगुर्स को ले लीजिए, हांगकांग को लीजिए,
ताइवान के ऊपर चाइना जो है लगभग प्रतिदिन वहां जो एयरफोर्स के जो जेट्स है वो लोग ऐसे मंडरा रहे हैं, उनको जो है एक तरफ से धमकाने का काम कर रहा है, डराने का काम कर रहा है, थ्रेटनिंग कर रहा है वो लोग। लेकिन यहाँ ताइवान का जो सरकार दिल्ली में है, जिसको वो लोग एम्बेसी कहते हैं या काउंसलर कहते हैं, ये हमारे संपर्क में है, परम पावन दलाई लामा जी को वो मान रहे हैं। और अभी सीक्यों, माननीय सीक्यों श्री पेम्पा त्सिरिंग जी का 2021 के मई में जब उनका चुनाव हुआ, वहां के ताइवान का जो एम्बेसी है वहां से तुरंत वहां कांग्रेचुलेशन लेटर आता है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था। उसी तरह अमेरिकी सरकार वहां से कर रहा है। अब वो अलग बात है कि अमेरिकी सरकार का क्या मानसिकता है, वो तो दोनों चीज देखेंगे, जिसको हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, है कि नहीं, तो वो अलग बात है। लेकिन अब आपका जो विषय है पूरे विश्व के लिए संबंध जरूर है, और क्योंकि तिब्बत जो है विश्व का छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और यहाँ अगर ये रूफ आपका जो है कहीं गड़बड़ा गया तो फिर नीचे जो है आपको बहुत ही ऐसे समस्याओं से जूझना होगा जिसके लिए शायद कोई ही बता नहीं पाएंगे। सर अभी जो है इस समय वर्तमान में रूस और यूक्रेन, अभी आप देख रहे हैं युद्ध छिड़ा हुआ है जी, और इसका खामियाजा भविष्य में पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। अभी कोई समझ नहीं पा रहा इस बात को। यही बात तिब्बत के साथ हुआ। तिब्बत को अगर चीन ने जो जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो ये जो कब्जा करने की नीत है, हड़पने की नीत है इसकी, ये नीत पूरे विश्व को जो है भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पे ईरान, इराक, अफगानिस्तान, यहाँ पे युद्ध छिड़ गए हैं, पहले से युद्ध होते हुए आ रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं चीन की विस्तारवादी नीति को जो है परिपक्व कर रहे हैं। लोग इस बात को समझ नहीं, सोच रहे हैं कि हमारे घर में आग नहीं लगी है तो हम क्यों बुझाने जाएं। दिक्कत इस बात की है। और अगर ये तो बात सत्य है कि अगर चीन के हाथों से तिब्बत आज़ाद हो गया, और आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, जब तक वो आज़ाद नहीं होगा विश्व में शांति नहीं बन सकती है, ये निश्चित है। माननीय इंद्रेश जी, माननीय पंकज गोयल जी का भी ये मानना है कि तिब्बत की मुक्ति ही पूरे विश्व में शांति ला सकती है, अन्यथा ये शांति नहीं आ पाएगी। और उनका वो हर मंच पर, हर जगह अपना संदेश ये देते हैं कि तिब्बत की मुक्ति सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं, पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। तभी चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो कमजोर पड़ेगी। उसको अगर कमजोर करना है तो हमें ये सोचना होगा और पूरे विश्व को मिलकर सोचना होगा कि तिब्बत की आज़ादी बहुत ही जरूरी है। ये जो विस्तारवादी जो हड़पने की नीति है ये कम होगी, नहीं तो क्या है कि विश्व में जो शांति बची हुई है अभी वो शांति खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी शांति तो ठीक है, लेकिन माननीय इंद्रेश जी का और पंकज गोयल जी का ये मानना है कि सबसे बड़ी बात है मानवता। ये मानवता अब बची कहाँ है? मानवता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इसी मानवतावादी सोच को तो बचाना जरूरी है। मानवतावादी सोच को बचाए रखने के लिए भारत और तिब्बत ये दो ऐसे देश हैं जो सबसे आगे आकर के खड़े होते हैं, हमेशा प्रथम पंक्ति में आकर खड़े होते हैं। और शांति, अहिंसा को बचाने में तिब्बत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए तिब्बत की मुक्ति तो बहुत जरूरी। तिब्बत की मुक्ति और क्या रास्ता अपनाया जाए जिससे तिब्बत की मुक्ति संभव ही नहीं बल्कि निश्चित तौर पे संभव हो सके। सिर्फ हम कौन कौन से उपाय करें, सिर्फ कहने से नहीं होगा सर। हम क्या क्या करें कि जिससे हम अपने तिब्बत की मुक्ति की तरफ जो है हम आगे बढ़ सकें और निश्चित तौर पर ये इस संग्राम में निश्चित तौर पे हमें विजय प्राप्त हो सके। जी, मेरा संदेश तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा सुझाव जरूर ये होगा जी कि जो युवा शक्ति है कि वो अपने इस विषय को लेकर के बड़े ही परिपक्व रूप से इस विषय को न केवल समझे बल्कि इसका जो है पूरा अध्ययन करे
अध्ययन करके फिर वो अपने लिए देखे कि तिब्बत के साथ भारत का क्या संबंध है, अब इस संबंध को और ज्यादा विकसित कैसे किया जा सकता है, इन्हीं दो बिंदु पर वो काम करे तो मुझे लगता है कि ये आगे जाकर के बहुत काम करेगा। लेकिन हाँ, 1970 में 70 में 73-74 में जब परम पावन दलाई लामा जी पहले विदेश यात्रा में गए, जापान में जब गए, तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 या 5 लोग ही थे जो उनको समझते थे, उनका स्वागत के लिए आए। लेकिन 2017 में जब अप्रैल में होने वाला एक कार्यक्रम की अधिसूचना जो है जब जनवरी में दिया जाता है, और जब ये सूचना जो है जन स्तर पर पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाता है, तो योकोहामा करके एक इंडोर स्टेडियम है जिसकी संख्या, जिसकी व्यवस्था जो है 25,000 से लेकर 30,000 तक बैठने की व्यवस्था है। अगले 3 से 4 घंटे में वो पूरे टिकट बिक जाते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता यही है। लेकिन उनके लोकप्रियता के पीछे पहला कारण क्या है? पहला कारण है उनका धैर्य, उनका अध्ययन और उनका भारतीय सभ्यता और भारतीय नालंदा ट्रेडिशन जो है उसके ज्ञान से उन्होंने जो सिंचाई की है उस चीज को लोगों तक पहुंचाना, जो लोग अब समझ रहे हैं। चाइना में इस समय 400 मिलियन बोलते हैं, 400 मिलियन ऐसे बुद्धिस्ट है जो परम पावन जी के विचारों को, उनके प्रवचन को वो लोग दिन पर दिन प्रतिदिन उसका प्रयास करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अनुसरण करते हैं। तो ये दो ऐसे विषय है जो मुझे लगता है कि भारतीय जो युवा है, युवा शक्ति है, इसको वो समझे, उसको समझ करके जो है फिर अब हमारा जो है तिब्बती लोगों के प्रति, तिब्बत के प्रति क्या जो है, क्या उनका रोल बनता है, क्या उनकी उपयोगिता हो सकती है, अगर वो उस चीज को समझते हैं तो मुझे लगता है आज का जो हम लोगों का ये परिसंवाद जो है वो एक सफल दिशा की तरफ जरूर आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। जी जी जिग्मे सर, बहुत आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार सर। मैं डॉक्टर डीके शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें। आज के इस कार्यक्रम निर्वासित तिब्बतियों की दशा और दिशा के मुख्य वक्ता भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के संयोजक श्री जिग्मे सुल्ट्रिम जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे पर हमें वो जानकारी प्रदान की जो मुझे और मेरे काफी साथियों को इसके बारे में पता नहीं था। इतनी अच्छी जानकारी प्रदान करने के लिए मैं आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री जिग्मे सुल्ट्रिम जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर श्री सचिन श्रीवास्तव जी और सह संयोजक डॉक्टर रवि गौड़ जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक श्रृंखला को सुचारू रूप से चालू किया और इसमें काफी विद्वत लोगों को इसमें आमंत्रित करके उनके विचारों को हम सभी लोगों के सामने पहुंचाकर भारत तिब्बत के जो लोग हैं, उनकी दशा है, संस्कृति है, उनके आपस के में भाईचारा है, उनकी शिक्षा है, उन सब के बारे में हम सबको बतलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं पुनः अपने हृदय की गहराइयों से आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री जिग्मे सुल्ट्रिम जी, सचिन जी और डॉक्टर रवि गौड़ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।